जी शुरू करिए। सूतांजलि के इस जूम मंच पर मैं आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछले कुछ महीने से जूम के अंदर हम लोग हर महीने 2 मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज की मीटिंग एकदम अलग ढंग की है। अभी तक हम लोग दार्शनिक विषयों पे या सकारात्मक विषयों पे कर रहे थे, लेकिन अभी पूजा का समय आ रहा है, कोरोना काल भी गया है और बाहर लोग निकलने की भी कोशिश करने में लगे हैं, जितना कुछ संभव होता है अपने आप को बचाते हुए। तो इस अवस्था के अंदर मैंने सोचा कि इस बार कुछ खाने पीने की भी बात की जाए, क्योंकि केवल बातचीत करने से नहीं होता है जब तक पेट पूरी तरह से ठीक से भरा नहीं हो, और जब पेट पूरा ठीक से भरता है तब दिमाग भी ठीक से काम करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि भूखे के लिए भगवान रोटी में होता है, इसलिए भगवान की बात बाद में करनी, पहले रोटी की बात करनी है। और जब इसकी बात ध्यान में आती है तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, और वो है गुड वेजिटेरियन फूड। गुड वेजिटेरियन फूड क्या है? गुड वेजिटेरियन फूड फेसबुक में एक ग्रुप है जिसकी अवधारणा श्री देवाशीष कोठारी ने 2008 में की, और उसी समय इसको संस्थापक के रूप में इन्होंने प्रारंभ किया था। आज 12 साल में इसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। इनका प्रमुख कार्यक्षेत्र कलकत्ता है। कलकत्ते के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कहाँ क्या अच्छा खाने को मिलता है, हर प्रकार की कई चीजें अलग अलग, जिसके बारे में और विस्तृत जानकारी आशीष जी ही देंगे आप लोगों को। विशेष बात यह है कि जिसको हम लोग ऑथेंटिक फूड कहते हैं, बहुत प्रकार के भोजन या खाने के व्यंजन इस प्रकार के होते हैं जिसको हिंदी और इंग्लिश में मिला के कहें तो मेट्रोपॉलिटनीकरण कर दिया जाता है कि भी ठीक है, इसकी यहाँ की प्रादेशिक भोजन तो ये है, लेकिन लोगों को इसके अंदर में कुछ तड़का डालना होगा, कुछ और करना पड़ेगा तब पसंद आएगा। तो लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन वो उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। तो ये लोग उस प्रकार की चीजें भी खोज कर निकालते हैं कि अच्छी दुकान के अंदर में अच्छा खाना क्या है और अच्छा प्रादेशिक भोजन या व्यंजन कहाँ मिलता है। जहां नहीं भी मिलता है लेकिन जिसकी जानकारी मिलती है, तो ये लोग वहां पे जाते हैं, जाकर बनवाते हैं और बनवा के खाते हैं और इसके बारे में लोग की चर्चा करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में जब इनको पता चलता है, जहां पर उस प्रकार की चीजें नहीं बनती है, तो वहां पे जाकर ये लोग बार बार उनसे बातें करते हैं, बात करके उसको इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि इस प्रकार की चीजें बनाएं और बना करके इसको प्रचारित करें। वो प्रचारित नहीं करेंगे, हम प्रचारित करेंगे। कितना टेढ़ा काम होता है, कैसे कर पाते होंगे ये लोग, ये आशीष जी ही आपको बताएंगे। इसके साथ में एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, चूंकि ये काम ये लोग इतने सालों से कलकत्ते के रीजन में ही करते हैं, तो इनके आंख, नाक और कान के अलावा जीभ भी हर समय चालू रहती है। इसलिए कलकत्ते के बाहर भी ये कहीं जाते हैं तो वो खोजते रहते हैं कि यहाँ की अच्छी दुकान कौन सी है, यहाँ का अच्छा और अच्छी दुकान का अच्छी चीज कौन सी है, और इसके अलावा वहां की अच्छी प्रादेशिक चीज कौन सी है जो कि कहाँ मिलती है। तो आप कहीं भी कलकत्ते के बाहर जा रहे हो और खाने पीने के शौकीन हो, तो इस ग्रुप से पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं, शायद आपको कोई जाना मिल जाए खाने का। इन सब के साथ मैं आशीष जी करनानी से अनुरोध करूंगा कि वो मन संभालें, और गुड वेजिटेरियन फूड के बारे में तो बताना ही है, इसके अलावा आप जो कुछ भी जानते हैं यहाँ के खाने के बारे में और गुड वेजिटेरियन फूड ग्रुप के बारे में अपने विचार और अपनी जानकारी हम सबसे साझा करें। कार्यक्रम के अंत में हम आप लोगों की जिज्ञासाएं लेंगे, जिसका उत्तर करनानी जी देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई ऐसी जानकारी हो जिसको आप साझा करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आपका विशेष स्वागत रहेगा। लेकिन उस अवस्था में हम आपसे इस बात की आकांक्षा रखेंगे कि अपनी बात कम से कम शब्दों में जितनी जल्दी हो सके कह सकें। श्री आशीष जी करनानी। आशीष, अपने आप को तुमको अनम्यूट करना होगा। विजय जी आशीष जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ, 1 मिनट। हाँ, क्या आप आवाज सुन सकते हैं? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, एकदम साफ आ रही है।
क्या आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध खाना कौन सा है? मैं बताता हूं, खाओ मेरी कसम। ये सबसे प्रसिद्ध खाना है भारतवर्ष का। नमस्कार, मैं आशीष करनानी, गुड वेजिटेरियन फूड का वन ऑफ द एडमिन्स। आज आभारी हूँ महेश अंकल का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया यहाँ पे कुछ रूबरू करने का, कुछ वार्तालाप करने का। ये जो फूड का एक टॉपिक मैं चेष्टा करूंगा कि कुछ विशेष चीजें आधे घंटे के अंदर में आपसे शेयर करूं। हमारे ग्रुप के बारे में मैं पहले बताना चाहूंगा। फेसबुक में ये ग्रुप, जैसे कि महेश अंकल ने बताया, 2008 से है और श्री देवाशीष कोठारी जी इसके फाउंडर हैं। हमारा ग्रुप का उद्देश्य है मेनली रास्ते का कचरा खाना, स्ट्रीट फूड इन अदर वर्ड्स। हम महारत हासिल है हमारे ग्रुप को, किस कोने में, किस दुकान में क्या बनता है, उसकी क्या हिस्ट्री है। हम फूड वॉक्स कराते हैं अपने मेंबर्स को, और ये हम नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम कोई पैसा नहीं लेते, हम सिर्फ वही लेते हैं जो एक्चुअल में लगता है कॉस्ट। स्ट्रीट फूड वॉक जो होता है स्पेशली, वो होता ये है कि हम एक पर्टिकुलर जगह चुनते हैं, जैसे कि नॉर्थ कलकत्ता में सुकिया स्ट्रीट। अब सुकिया स्ट्रीट में हम 1 2 3 जन पहले जाते हैं, वहां की रेकी करते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है, उस दुकान की हिस्ट्री क्या है, उसके आसपास की इमारतें या उस जगह की कोई हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री इसीलिए बार बार मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ खाना खाने के लिए लोग नहीं आते हैं, लोग उस एरिया को भी समझने के लिए आते हैं। और हमारा ये उद्देश्य होता है कि वी वीव सम स्टोरीज अराउंड द फूड दैट वी ऑफर ड्यूरिंग द फूड वॉक। हम उस क्षेत्र का जो इतिहास है, हम चेष्टा करते हैं कि हम उस इतिहास को भी कुछ बताएं अपने मेंबर्स को जो हमारे साथ जुड़ते हैं। फूड वॉक ज्यादातर करके नॉन एसी दुकानों में ही होता है। रास्ते का ठेला, कोई केबिन टाइप की दुकान, कोई ऐसी पुरानी दुकान जो बस गिरने ही वाली है लेकिन उसका खाना बड़ा स्वादिष्ट है, उसकी चाय बड़ी अच्छी है। तो हम ऐसे ट्रेजर्स को, हिडन ट्रेजर्स को हम चेष्टा करते हैं कि हम निकालें और अपने मेंबर्स को उससे रूबरू कराएं, ताकि सब उसका टेस्ट ले सकें, उसे मजा एंजॉय कर सकें। फूड वॉक में और एक खास बात होती है, हम चलते हैं, चलते चलते जब हम अपने मेंबर से बात करते हैं तो हम वो समा बनता जाता है, और वो मेंबर्स जो हैं वो धीरे धीरे, आज मुझे 2013 से मैं इस ग्रुप में हूँ, ये ग्रुप अब मेरे लिए एक परिवार बन गया है। बात खान पान के साथ, जो कि हम बंगाल में कहते हैं अड्डा, कि अड्डा सबसे जरूरी है खाने में। बिना अड्डे के ना चाय, ना खाना, ना कुछ। तो मैं स्टार्ट करूंगा स्ट्रीट फूड से। मैं कुछ ही आइटम्स आपको बताऊंगा, ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। गुलाबी चाय एक चाय है जिसका ओरिजिन कश्मीर में हुआ, लेकिन कलकत्ता में वो चाय सिर्फ रमजान के महीने में मिलती है, जो स्पेशलिटी चाय है। अब वो क्या है, इसके पीछे एक स्टोरी भी है। मैं और मेरे जो एडमिन है, फाउंडर देवाशीष कोठारी, हम भटकते भटकते टीपू सुल्तान मस्जिद, जो कि एस्प्लैनेड में है, वहां चले गए। हमने वहां देखा कि गुलाबी रंग की चाय बिक रही है। हमने पता लगाया तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं मिलती है, इसका एक टोकन लेना पड़ता है। अब टोकन का जुगाड़ कैसे बैठाएं, तो हमने उनके एक मुसलमान जो दोस्त हैं उनसे कहा, उनसे गुजारिश की कि हमें इसका टोकन का व्यवस्था करवाइए ताकि हम भी इसका जायका ले सकें। तो 3 दिन के बाद भगवान की कृपा से हमारा नंबर आ गया, हमें 2 टोकन प्राप्त हो गए। चाय तब मिलती है जब शाम को इफ्तार शुरू होता है, सनसेट के बाद जब इनका इफ्तार शुरू होता है, उस समय ये चाय मिलती है, और वो उसी महीने मिलती है, रमजान के महीने में। चाय क्या होती है? चाय बेसिकली होती है ग्रीन टी। उसके अंदर में दूध बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहता है,
बादाम, पिस्ता और जाफरान यानी कि केसर, केसर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। मैं आपको दिखाता हूं पहले कि वो कैसी दिखती है। वो ऐसे दिखती है, क्या आप देख पा रहे हैं? ये है गुलाबी चाय। अब आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर बाईं ओर, चाय का रंग गुलाबी है। ये चाय एक्चुअल में चाय नहीं है, इसमें ग्रीन टी बहुत ही कम मात्रा में है। ये बनाई जाती है, जो सारा दिन वो व्रत रखते हैं मुसलमान भाई, तो वो शाम को जब वो उनका इफ्तार होता है उस समय ये चाय पीते हैं वो लोग, उनको तरावट आती है और इसमें शक्ति भी उनको मिलती है, पौष्टिकता बहुत है इसमें, तो इसीलिए इसका नाम गुलाबी चाय है। जैसे कि आप देखेंगे नीचे में, गुलाबी चाय आलममीर, फिरदौस स्पेशल। फिरदौस जो दुकान है वो ठीक मस्जिद के बाहर में है, और ये क्लेम करते हैं कि ये टीपू सुल्तान के डिसेंडेंट्स हैं जो ये दुकान चलाते हैं, और ये चैरिटी वर्क ही करते हैं, क्योंकि ये 10 रुपए में इतनी बढ़िया क्वालिटी की चाय नहीं दे सकते हैं, जिसमें कि इतना मेवा भरा हुआ है, बादाम, पिस्ता और जाफरान। तो इसको ये सारा दिन, आप समझ लीजिए, ये करीब करीब 8 से 10 घंटे उस दूध को रड़ाते रहते हैं धीरे धीरे। रड़ाने के बाद में उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली मोटी होती जाती है, और फिर इसका जो स्वाद है वो आता है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा आपको कलकत्ता की 100 साल पुरानी शरबत की दुकान के बारे में। उस दुकान में सिर्फ शरबत ही मिलता है। मेरे हिसाब से, मेरी मान्यता से, वो कलकत्ता की ओनली एंड ओनली शरबत की दुकान है। उसका नाम है पैरामाउंट। ये पैरामाउंट जो दुकान है शरबत की, कॉलेज स्क्वायर के पीछे में है। इसकी एक हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो क्रांतिकारी होते, हमारे क्रांतिकारी नेता थे, वो यहाँ आते थे और उन्हें जो दुकान के मालिक है वो बैठाते थे, उन्हें शरबत पिलाते थे, और उनकी जो प्लानिंग होती थी कि कैसे क्रांतिकारी हमें कार्य कार्य करना है, क्या एक्टिविटीज हमें करनी है आजादी के लिए, वो इस दुकान में वो डिस्कस करते थे। इस दुकान में बहुत बड़े नामी गिरामी लोग, नेता आ चुके हैं। मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा, उनकी काफी लिस्ट है। इस दुकान की 2 सबसे फेमस शरबत, बाएं तरफ जो देख पा रहे हैं आप, डाब शरबत, एकदम सही सुना आपने, डाब का शरबत, डाब का पानी, उसमें ये कुछ डालते हैं चीनी या कुछ भी मिठास के लिए, और वो जो अरोमा आती है, जो खुशबू आती है, और उसमें वो बहुत सारी बर्फ डाल के देते हैं, वो आप जब तक नहीं पिएंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि उसका उसका क्या जायका है। और दाईं तरफ आप जो देख रहे हैं वो है इमली का शरबत, टैमरिंड शरबत। ये भी इसका बहुत प्रसिद्ध शरबत है। खट्टा काफी होता है, मीठा भी होता है, तो जो डायबिटीज वाले हैं वो थोड़ा देख के पिए। ये वो दुकान है, आप जैसे कि देख सकते हैं नीचे में इसकी एंट्रेंस, ऊपर में आप देखेंगे कितने पुराने इसके स्ट्रक्चर हैं। टेबल्स जो हैं इसके लकड़ी के, पुराने लकड़ी के टेबल चेयर हैं। आप जब घुसेंगे तो आपको लगेगा आप 100 साल पुराने कलकत्ता में घुस गए हैं। वो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म जो बोलते हैं वो इस दुकान में एविडेंट है। दाईं तरफ में आप देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, जगदीश चंद्र बसु जैसे शूरवीर क्रांतिकारी नेता, और बहुत लिस्ट बहुत एंडलेस है इसकी। ऐसे नामी गिरामी लोग यहाँ आते थे, इन्होंने यहाँ का जायका लिया है, और यहाँ के जो ओनर्स हैं वो बहुत ही बात करने में इतने अच्छे हैं कि आप जब भी वहां जाएंगे तो वो आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे, समझाएंगे। दुकान में कितनी भी भीड़ हो वो आपको जरूर एंटरटेन करेंगे। ये नॉर्थ कलकत्ता की स्पेशलिटी है कि लोग वहां के बहुत ही आत्मीय होते हैं, बहुत आत्मीय होते हैं।
अगला मैं बताना चाहूंगा ढाकाई कचौड़ी के बारे में। ढाकाई कचौड़ी अब लुप्त होती जा रही है। पहले ये बहुत जगह मिला करती थी, जैसे कि ये हाथी बागान में गौड़ाई बोल के एक आदमी वो बेचता था, अब उसकी दुकान बंद हो गई है। लेकिन क्योंकि हम तो खाने वाले हैं, हमें तो खाना चाहिए, तो हमने खोज खोज के एक दुकान निकाली सदर्न एवेन्यू स्विमिंग पूल के पास में, न्यू जौल खाबार। सुबह 10 बजे वो बनाते हैं ये लजीज ढाकाई कचौड़ी। इसका साइज बड़ा होता है। एक आदमी अगर एक ढाकाई कचौड़ी खा लेगा तो उसके बाद वो सिर्फ चाय ही पी पाएगा। ढाकाई कचौड़ी का कॉम्बिनेशन होता है इसमें चने की दाल और उसके साथ में इमली या दूसरे सौंठ की चटनी। इसको चूर के भी खा सकते हैं या ऐसे पीस साइड से उठा के भी खा सकते हैं। ये एक लुप्त आर्ट है जो कलकत्ता में ऐसे तो कई जगह मिलता है, बलराम मल्लिक भी बेचता है, लेकिन जो ऑथेंटिक ढाकाई कचौड़ी है वो इक्का दुक्का जगह ही रह गई है। जैसे कि ये दुकान आप जब देखेंगे न्यू जौल खावार, शायद आपको लगेगा कि यार यहाँ पे खाना पीना ठीक मिल जाएगा ना, पर चिंता ना करें, हम बहुत बार खा चुके हैं, हमारे ग्रुप के सदस्य खा चुके हैं, हमारा पेट सब कुछ ठीक है, हमें कोई असुविधा नहीं हुई है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, हम रास्ते का कचरा खाने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाए। अगला मैं बताना चाहूंगा कचौड़ी सब्जी। कलकत्ता की बहुत ही कचौड़ी सब्जी और जलेबी लोकप्रिय चीज है। अक्सर हमारे ग्रुप में भी लोग पूछते हैं वेयर टू गेट द बेस्ट कचौड़ी सब्जी, वेयर टू गेट द बेस्ट जलेबी एंड इमरती, सबसे अच्छी कहाँ मिलती है। देखिए, सबसे अच्छी की कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन उत्तम क्वालिटी जहां मिलती है उसका मैं आपको जरूर बता सकता हूं। 50 नंबर गिरीश पार्क यानी कि विवेकानंद रोड पे रुइया जी का मकान है और चित्रकूट स्वीट पार्लर के नाम से वो प्रसिद्ध था। अभी वो कुछ कारण से बंद है। उस मकान के अंदर आप जाएंगे, आपको पुराने टेबल्स मिलेंगे, वहां पे वो आपको बैठा देंगे, गरम गरम कचौड़ी निकालेंगे और ऐसी कचौड़ी, क्लब कचौड़ी और ऐसी सब्जी खा के आपका जो शुभारंभ होगा दिन का, मतलब क्या कहने, मुंह में पानी आ जाएगा। कभी जैसे ही वो सर्व करते हैं, उनकी एक खासियत है, ठंडी या आधी गरम कचौड़ी भी वो कभी सर्व नहीं करेंगे। वो कचौड़ी संग ही संग कढ़ाई में तलेंगे और फिर वो कचौड़ी आपको सामने परोसी जाएगी। ये है सामने क्लब कचौड़ी और सब्जी आलू की। इसके साथ में वो लाजवाब जलेबी बनाते हैं। मेरे हिसाब से ये कलकत्ता की वन ऑफ द बेस्ट उत्तम जलेबी में से एक है। केसर नहीं डालते, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। इसका जो स्वाद है वो अपने आप में इतना अच्छा है, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं दावा कर सकता हूं अगर आप एक जलेबी खा के आपका मन तृप्त हो जाए तो आप दूसरी जलेबी ऑर्डर करेंगे ही करेंगे। इसके बाद में आता हूं एक यूनिक आइटम में। देखिए, चॉप, बेगुनी, प्याजी, ये कलकत्ता में बहुत फेमस है। ये नाश्ते में शाम को मूढ़ी के साथ अलग अलग तरीके से लोग खाते हैं। ये थोड़ा सस्ता स्नैक्स भी है। तो आप देखेंगे कि बहुत लोग मूढ़ी के अंदर में चॉप को मिला के उसमें कुछ और डाल के, हरी मिर्च डाल के खाते हैं। चॉप आपने आलू का सुना होगा, बैंगन का सुना है, प्याज का भी है, और भी दो चार सुने होंगे। लेकिन परवल का चॉप, जी हाँ, परवल का चॉप जिसको बंगाली में पोटल बोलते हैं, पोटल चॉप बहुत बहुत ही कम जगह में कलकत्ता में मिलता है। और ये देखिए फोटो, जिससे परवल पसंद है वो इस चॉप को खाकर तृप्त हो जाएगा। ये परवल का चॉप बहुत ही स्वादिष्ट बनता है
और ये काकुड़गाछी क्रॉसिंग से जब हम उल्टा डांगा की तरफ जाते हैं तो पहला बाएं लेना पड़ता है। बाएं लेके जो अंदर गली आती है वहां पे ये स्नैक्स एंड कैटरर्स नाइसी बोल के दुकान है, जहां पे ये परवल का चॉप मिलता है। मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप उधर से गुजरते हो शाम को 5 बजे के बाद, ये चॉप बनाते हैं, इसे जरूर आप ट्राई करिएगा, क्योंकि आपने हर तरह के चॉप खाए होंगे बट ये बड़ा यूनिक सा चॉप है। एक और यूनिक आइटम के बारे में मैं बताता हूं, समोसा। नहीं, वो यूनिक नहीं है। समोसा या सिंघाड़ा जिसे हम कहते हैं बंगाल में, हर गली हर नुक्कड़ पे उसकी दुकान है। छोटे से लेकर बड़ा साइज, मीठे से लेकर झाल वाला, और किसी में चीना बादाम रहता है, किसी में गोभी रहती है, किसी में आलू ज्यादा रहता है। सबका अपना टेस्ट, सबकी अपनी परिभाषा। लेकिन मैं यहां सिर्फ समोसे की बात नहीं कर रहा, मैं यहां बात कर रहा हूं समोसे के हलवे की। आपने सही सुना, समोसे का हलवा। ये हलवा मीठा नहीं होता है, ये हलवा चरखा ही होता है, नमकीन ही होता है। इसे 33 नंबर एजरा स्ट्रीट और मानुक लेन के मोड़ पे एक हॉकर बैठता है, बहुत सालों से बैठ रहा है। वो खोमचा लेके बैठता है, आपके सामने समोसे को एक तवे पे तोड़ेगा, तोड़ के उसको अच्छे से तवे पे सेकेगा, उसमें कुछ लिक्विड डालता है, तरल पदार्थ डालता है, और उसमें बहुत सी ऐसी चीजें डालता है जिससे अरोमा आती, जैसे कि जिंजर, हरी मिर्च एक्सेट्रा। और वो उसका तब तक करता रहता है जब तक कि वो हलवे का कंसिस्टेंसी नहीं ले ले। आपको देख के लगेगा मन में कि यार ये मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, बट आप एक बार खाएंगे आप उसके कायल हो जाएंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूं, आप कायल हो जाएंगे। 33 नंबर एजरा स्ट्रीट और मनुक लेन के एकदम मोड़ पे, क्रॉसिंग पे ये हॉकर शाम को बैठता है 4 बजे के बाद। आप इसे खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये है वो हलवा, समोसे का हलवा। ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रीट फूड हैं, कुछ मैं पिक्चर्स नहीं डाल पाया, कुछ मैं एक बताना चाहूंगा। चाय सबको पसंद है, कलकत्ता और चाय सिनोनिमस है। कलकत्ता और चाय अलग अलग नहीं है। चाय एसेंस है, चाय सबकी प्रिय होती है ज्यादातर करके। मेरी प्रिय नींबू की चाय है, जिसे बंगाली में लेबू चाय कहते हैं। वैसे ये कई जगह मिलती है, कहीं पे बीट नून डालते हैं, कहीं पे नींबू डालते हैं, कहीं पे चीनी कम डालते हैं। लेकिन मैं आपको एक नींबू चाय की दुकान बताऊंगा, वो सुकिया स्ट्रीट, नॉर्थ कलकत्ता में सुकिया स्ट्रीट और एपीसी रोड के एकदम क्रॉसिंग के ऊपर में ये पुरानी सी दुकान है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं इसकी फोटो नहीं डाल पाया, मैं बाद में कभी शेयर कर लूंगा। उस नुक्कड़ पे ये दुकान है, बहुत पुरानी। बंदे की खासियत ये है कि कांच के ग्लास में जब वो आपको चाय बना के सर्व करता है, उसके पहले वो कोयले के चूल्हे पे जो गर्म पानी होता है, उस पानी से उस ग्लास को धोता है। वो धोता स्वच्छता के लिए नहीं है। मैंने उससे सवाल किया था, उसने कहा बाबू जब मैं इसको धोता हूं ना गर्म पानी से, तो चाय का स्वाद बढ़ जाता है। ये मुझे भी नहीं मालूम कैसे, लेकिन बढ़ जाता है। बड़ा यूनिक चीज है। फिर वो उस चाय के अंदर में चीनी डाली हुई रहती है और लिकर डाली हुई रहती है, चाय पत्ती। वो उसको डालता है, अलग से नींबू डालता है और थोड़ा सा बीट नून डालता है। 4 रुपए की चाय है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि मिनिमम 2 कप और ऊपर में अनगिनत कप आप वहीं खड़े खड़े पी जाएंगे। ये मेरी शर्तिया है आपसे कि आप पी जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट बोलूंगा, बेस्ट नहीं जानता मैं, वन ऑफ द बेस्ट इन कैलकाटा, हाईली रिकमेंडेड। जरूर जरूर कभी ट्राई करिएगा।
ये वेबिनार के बाद में भी अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही है, मैं अपना कांटेक्ट दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग जाएं और ये चाय पिए। इसी एरिया में ही, वहीं से थोड़ी दूर, गीतिका बोल के एक दुकान है। गीतिका बहुत ही पुरानी दुकान है, नॉर्थ कोलकाता का सेटअप है। नॉर्थ कोलकाता के जो लोग होते हैं, जो अड्डा के लिए फेमस होते हैं, वो ग्रुप्स में बटे होते हैं। बुजुर्गों का अपना ग्रुप होता है, सीनियर सिटीजन्स का, अधेड़ उम्र वालों का अपना ग्रुप, यंगस्टर्स का अपना ग्रुप, लेकिन सब चाय के साथ में इसके तेले भाजा को बड़ा एंजॉय करते हैं। गीतिका के तेले भाजा को, गीतिका में एक यूनिक चीज और मिलती है, यूनिक नहीं कहूंगा बट बहुत ही अच्छी चीज। मारवाड़ी में हम बूंदिया कहते हैं, बंगाली में उसे बोदे कहते हैं। तो ये गरम गरम बोदे शाम को तल के निकालते हैं। उस बोदे को गरम गरम खाइए, वो चाशनी से भरपूर रहती है और उसका स्वाद बहुत बहुत अच्छा होता है। जायका हर हर निवाले में आपको जायका मिलेगा उसका। और अंदर आप, बेंच लगी है, पुराना सेटअप है, जैसे बैठकर खाएंगे आनंद आएगा। ये गीतिका नाम की दुकान है, सुकिया स्ट्रीट के अंदर। स्ट्रीट फूड एंडलेस हमारा फोटे है, एंड गुड वेजिटेरियन फूड इतना स्ट्रीट वॉक्स कर चुका है। बड़ा बाजार, नॉर्थ कैलकाटा, साउथ कैलकाटा, मैं बोलते जाऊंगा बट ये विषय खत्म नहीं होगा। तो मैं स्ट्रीट फूड का जो विषय है उसको यहीं पे पूर्ण विराम लगाता हूं। मैं अपने ग्रुप की अब दूसरी विशेषता बताता हूं। पहला हमने कहा स्ट्रीट फूड, दूसरी विशेषता ये है कि हम फूड पॉपअप्स, यानी कि पर्टिकुलर फूड कुजीन, कोई क्षेत्र के फूड को लेकर हम उसका एक पॉपअप आयोजित करते हैं। जैसे कि पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी, सिंधी, फ्रेंच, पारसी, और हमने जूइश फूड, ऐसे नाना रकम के हमने बहुत से पॉपअप्स आयोजित किए हैं। और प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी, जी हाँ, मैं आपको सब तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक या दो जरूर शेयर करूंगा आपसे। एक मैं शेयर करना चाहूंगा पारसी फूड पॉपअप। हमारे जो एडमिन हैं वो और मैं, हम लोग फूड वॉक करते करते अचानक से बहू बाजार एरिया में पहुंचे। तो हमें ये धर्मशाला दिखी, इसका नाम था मानिक जी रुस्तम जी पारसी धर्मशाला। हमने इसे देखा बट हमने नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद हमारे एडमिन के मन में आया, आशीष हमें पारसी खाना खाना चाहिए। जो हुकुम सरदार। हमने यहाँ के 2-3 प्रकांड पारसी पंडितों को पूछा कि भैया हमें पारसी खाना है, हमें कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने हमें एक फलाना जगह में बता दिया कि यहाँ मिलेगा। हम 4-5 मेंबर रेकी करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई फूड पॉपअप करते हैं उसके पहले हम 4-5 जन जाके उसका एक सर्वे करते हैं, निरीक्षण करते हैं, रेकी करते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे मेंबर्स ठीक से खा पाएंगे कि नहीं, इसका खाना कैसा है, फला फला। तो हम जब रेकी करने गए और हमने उस पर्टिकुलर जगह का खाना खाया, अगले दिन 5 में से 3 विकेट डाउन हो गए। हाँ जी, 3 विकेट डाउन। 1 विकेट तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही बस रह गया। और हमने सोचा भैया हमें यह पारसी नहीं करना, बट मन में वो एक चैलेंज था, यार हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट वेजिटेरियन फूड ग्रुप में से हैं, हमें ग्लोबली लोग फॉलो करते हैं, हम पारसी करके दिखाएंगे। फिर हमने रिसर्च करना चालू किया। हमारे एडमिन साहब रिसर्च करने में बहुत उस्ताद हैं, प्रकांड पंडित भी हैं। उन्होंने बॉम्बे में पारसी कम्युनिटी से संपर्क साधा। वहां पे एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, प्रख्यात कुरुश दलाल जी। उनसे हमने मेल मिलाप करना चालू किया। पहले वो बोलते थे भाई ये तुम वेजिटेरियन पारसी में कर रहे हो, ये तो भाई हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। हमने कहा सर हम इम्पॉसिबल नहीं जानते, 2-3 या 1 आइटम तो ऐसा होता ही होगा पारसी में
जो शाकाहारी हो। उन्होंने हमें कहा देखो, एक ही जगह तुम्हें मिल सकता है, वो है मानिक जी रुस्तम जी धर्मशाला, बहू बाजार। मैंने देवाशीष भैया को कहा, भैया हम तो यहाँ से गुजर चुके थे। बोले हाँ। अगले ही दिन हम वहां पहुंच गए। पहुंच के हमने वहां बातचीत की तो पाया कि वहां पे जो केयर टेकर थे, मिस्टर एंड मिसेस हंसोटिया, वो बाहर गए हुए थे। हमने वहीं पे उनका फोन नंबर लिया, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा आप 15 दिन बाद आए। हम 15 दिन बाद फिर पहुंच गए उनके पास। पहुंच गए, पहुंच के हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने, उनके हाथ पांव फिर ठंडे। उन्होंने कहा हम तो हर चीज में अंडा मांस मच्छी डाल देते हैं, ये तो बड़ा कठिन कार्य है। हमने कहा सर आपको करना पड़ेगा। 3 दिन बाद हमारा फूड ट्रायल हुआ। उन्होंने 4-5 आइटम बना के रखे। हम गए, हमने खाया, हमें इतना पसंद आया कि हमने ये पक्का कर लिया कि हम 10 दिन के अंदर एक ये फूड पॉपअप करेंगे। अब बात आई जगह की, तो जगह हमने यही सोचा कि क्यों ना एक ट्रेडिशनल जगह किया जाए। तो हमने इसी धर्मशाला के अंदर करना मुनासिब समझा। धर्मशाला में करने से उसका एक पारसी लुक एंड फील आता है। सिर्फ खाने से ही नहीं, आसपास के जो वातावरण, जो माहौल होता है, जो सराउंडिंग्स होती है, उससे एक फील आता है उस मीट का, उस फूड पॉपअप का। तो हमने इस जगह किया। हमारे बहुत मेंबर्स आए। हमारी ये जो नारी शक्ति है, जिन्हें हम नारी शक्ति कहते हैं हमारे ग्रुप की, ये देखिए हमारा बैनर लेके खड़े हैं। उसी सेटअप में हमने बहुत सारे व्यंजन बनाए, जिसमें कि कुछ मटर पैटीज था, कुछ चटनी कटलेट था, जैसे कि ये चटनी कटलेट सब ऑथेंटिक। ऊपर बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो वेज स्ट्यू था। नीचे में धान साग, धान साग बहुत ही पॉपुलर पारसी कुजीन है। उसके नीचे आप देखिए ब्राउन राइस है, और ब्राउन राइस के ठीक ऊपर में सूजी का उनका अलग से स्टाइल किया हुआ हलवा। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे आइटम बनाए थे और हमारे मेंबर्स को वो खासा पसंद आया। एक विशेष बात यह थी कि उन्होंने एक ऐसा आइटम बनाया जो उन्होंने दावे के साथ कहा, कलकत्ता में 3 दशक के बाद ये आइटम किसी पारसी ने कलकत्ता में बनाया और खाया होगा। जी हाँ, 3 दशक के बाद। उसका नाम था टोपली नू पनीर। ये पनीर है, इसको कोई टोपिये में अलग से सेटिंग करके वो बनाते हैं। ये है वो टोपली नू पनीर। मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूंगा, स्वाद बहुत खास नहीं था, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट थी कि एक ऐसी चीज हम खा रहे हैं जो 3 दशक से नहीं बनी, तो कभी कभी ऐसी चीजें भी हमें एक किक दे देती है। ये एक हम पारसी के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे हमारे बहुत सारे फूड मीट्स हैं, जैसे कि जूइश में भी हमने एक 80 साल की महिला, कलकत्ता में मेरे ख्याल से गिने चुने जू हैं, शायद 15 या 20 भी नहीं बचे होंगे। तो 80 साल की एक महिला को हमने हाथ पांव जोड़ा कि मैडम आप बनाइए, हम आपको सहयोग देंगे, हमारे बहुत मेंबर्स हैं जो कुक कर पाएंगे आपके साथ, आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने भी एक जूइश फूड मीट, हमने उसको करने में हम सफल रहे थे। इसके अलावा मैं आपको एक बताना चाहूंगा, हमने एक यूनिक और किया था, फ्रेंच वेजिटेरियन फूड पॉपअप। फ्रेंच का खाना अधिकतर नॉन वेजिटेरियन ही होता है, अधिकतर। हम चैलेंजेस ही ऐसे लेते हैं, या मैं कहूंगा हमारे एडमिन साहब हम पे ऐसे ऐसे चैलेंजेस थोप देते हैं माफ करिएगा, कि हमें करने में तो जान निकल जाती है, परंतु जब उसका परिणाम आता है तो क्या कहने, मजा ही अलग होता है। उसको एक अकम्पलिशमेंट उसकी जो होती है, वो बहुत मजा आता है कि हाँ हम कर गुजरे, हमने कर दिया। तो ऐसे ही हम एक फ्रेंच मीट हमने किया। उसके मैं एक छोटा सा एक हिस्ट्री देता हूँ। हमने फ्रेंच लेडी है चंदन नगर में, नेलाइन मॉन्डल करके, हमने उनसे संपर्क साधा, तो हमारी बात उतनी बनी नहीं कोई कारणवश। फिर हम यहाँ पे पार्क स्ट्रीट में अलियाद दू फ्रेंकॉय बंगाल, फ्रेंच एम्बेसी से जो जुड़े हुए हैं, फ्रेंच एम्बेसी ही समझ लीजिए एक टाइप की, हम उनके पास सीधा चले गए।
वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, हम उनसे मिले। हमने कहा सर हमें यहाँ पे एक फ्रेंच मीट करना है। वो हमें देख रहे हैं, 30 सेकंड तक हमें घूरते गए। मैं और देवाशीष जी बगल में बैठे हैं। मैंने कहा हमने लग रहा है कोई पाप कर दिया। 30 सेकंड तक हमें घूरने के बाद में उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल। हमने कहा सर इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता है, हम करके दिखाएंगे। आप हमें बस ये जगह दे दीजिए, क्योंकि ये जो सेटअप है, ये आपकी फ्रेंच एम्बेसी का टाइप का जो सेटअप है, इसमें जो लुक एंड फील आएगा वो एक अलग ही होगा। उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जगह आपको दे दूंगा ये करने के लिए, और हमारे फ्रेंच जो यहाँ पे सिटीजन है वो भी आएंगे, मैं भी रहूंगा। हमने ये चैलेंज स्वीकारा। फिर हमने यहाँ पे रिसर्च किया, तो हमारे जीवीएफ के कुछ एक मेंबर्स ने रिसर्च करके कुछ ऑथेंटिक आइटम्स बना डाला, और हमने ये फ्रेंच मीट बहुत सुंदर तरीके से उतारा। यहाँ पे कुछ एक डिशेस हैं जिन्हें हमने बनाया, और यहाँ के जो फ्रेंच के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, कुछ लोग जो पढ़ने भी आते हैं या और व्यवसाय के लोग थे जो पढ़ाते भी हैं, उन्होंने कुछ कुछ आइटम्स के लिए ऐसा कहा कि ये इतना ऑथेंटिक आइटम आपने बनाया है और वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, की हम दंग हैं, हम दंग रह गए हैं कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो डायरेक्टर जो थे उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई, हमें कहा वेल डन, यू डिड इट। सो ऐसी चीजें हम करना बहुत पसंद करते हैं। हमें अच्छा भी लगता है जब लोग इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल कर दें। तो ऐसे ही बहुत सारे फूड मीट्स हमने किए। हमने एक बंगाली फूड मीट किया था 6 बालीगंज प्लेस में। अब आप कहेंगे कि 6 बालीगंज प्लेस कौन सी बड़ी बात है, जाओ पैसा दो और खा लो। खास बात उसमें ये थी कि उनके जो ओनर हैं सुशांत सेन गुप्ता, उन्होंने ही मेड श्योर कि वेजिटेरियन लोग आ रहे हैं, तो उस दिन रेस्टोरेंट में हमको एक जगह बुक कर दी, और पूरे के पूरे रेस्टोरेंट में उस दिन नॉनवेज सर्व नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, पूरे के पूरे रेस्टोरेंट में उस दिन नॉनवेज सर्व नहीं हुआ। दूसरी बात, जितने भी एयर कंडीशनर्स थे सबके फिल्टर खुलवा के उनको सफाई करवाई कि वो फिल्टर्स में से नॉनवेज की कहीं गंध ना आ जाए। क्रॉकरी उन्होंने अलग निकलवाई कि ये वेजिटेरियन लोग हैं, इन्हें कहीं गंध ना आ जाए। तो आप देखिए ग्रुप की गुरुत्व आकर्षण देखिए, या ग्रुप का एक मैडनेस देखिए कि हमें ऐसे लोग भी सपोर्ट करने के लिए मिल जाते हैं जो सिर्फ हमें खिलाना नहीं चाहते, हमें बहुत अच्छे से खिलाना चाहते हैं। तो ये 6 बालीगंज प्लेस में हमने बंगाली का किया था। राजस्थानी, यहाँ पे कई लोग आज जो उपस्थित है राजस्थानी है, बट मैं पूछना चाहूंगा कि कितने यहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट हैं या जगह हैं जहाँ राजस्थानी खाना मिलता है? शायद कुछ नहीं। जहाँ मिलता भी था वो बंद हो गए, और जो कुछ 2-4 बचे हैं वो बस नाम मात्र के बचे। तो हमने जो राजस्थानी फूड पॉपअप किया हमारे एक मेंबर की छत पे, वो भी बहुत कारगर रहा, बहुत ही अच्छा रहा। हम सब उस वेशभूषा में थे, पाक पहन के मैं फोटो नहीं डाल पाया, मगर वो वन ऑफ द फेमस मीट्स थी हमारी। एक हमने शहर वाली फूड मीट की थी। शहर वाली क्या होते हैं? शहर वाली वो जैन बिजनेसमैन है जो आज से बहुत सालों पहले, 300-400 साल पहले राजस्थान से माइग्रेट होकर मुर्शिदाबाद, जियागंज, आजिमगंज, इस जगह में वो बस गए थे। वो बहुत ही एफ्लुएंट कम्युनिटी थे, आज भी हैं। और उन्होंने उनकी जो मुसलमान, बंगाली और जैन, ये तीनों का जो कल्चरल एसिमिलेशन हुआ, वो खाना जो आया उसे शहर वाली कुजीन कहते हैं। ये बहुत ही यूनिक कुजीन है, बहुत ही नजाकत से भरी हुई कुजीन है। उनके खाने का तरीका, खिलाने का तरीका, बनाने का तरीका इतना रईसी है कि आपको मजा आ जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ लोग यहाँ खा भी चुके हैं। हमारे शहर वाली हमने जो किया था, मजे की बात बताऊं, हमारे जो ग्रुप के फाउंडर हैं देवाशीष कोठारी जी, वो शहर वाली ही हैं, और उन्हीं से हमें मालूम चला था कि ये 5 से 6 हजार की एक छोटी सी कम्युनिटी है इंडिया में। उसमें बहुत से ऐसे आइटम है, खीरे की कचौड़ी, सलोनी मेवा का
हलवा और बहुत नाना रकम के बोदे और अलग अलग बहुत ही ऐसे अलग अलग व्यंजन हैं जो हमने सुने भी नहीं है और उनका स्वाद जब खाएंगे तभी पता लगेगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक कम्युनिटी है, यूनिक इनके तरीके हैं। खास बात बताना चाहूंगा, ये लोग इतने एफ्लुएंट थे कि ये आम से बहुत प्यार करते थे, तो सबने अपने अपने एक आम के बाग वहां पे डाल दिए और ये के अंदर में बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते थे आम की अलग अलग वैरायटी को पैदा करने। कुछ वैरायटीज मैंने खाई है, जैसे कि कोहितूर। कोहितूर आम ऐसा आम है जो आप पेड़ से जब तोड़ेंगे तो उसे रुई में रखना पड़ेगा। जी हाँ, रुई के अंदर गहने जैसे रखते हैं ना रुई में, उस आम को रुई में रखना पड़ेगा, क्योंकि उस आम को ज्यादा हैंडलिंग करेंगे ना, हाथ लेंगे तो वो आम खराब हो जाएगा। वैसे ही एक आम बिमली, वैसे ही एक आम है अनानस। अनानस आम, उसमें जो हाइब्रिड किया हुआ उसमें आपको पाइनएप्पल या कि अनारस की खुशबू और स्वाद आएगा। तो ये शहर वाली कम्युनिटी, शहर वाली जो कुजीन है, ये ऐसे बढ़िया मतलब कुजीन है कि बहुत ही जायका और बहुत ही इनकी मेहमान नवाजी भी बहुत उत्तीर्ण होती है। बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे फूड पॉपअप्स हैं जिसके लिए मैं बोलता जाऊंगा, वो खत्म नहीं होंगी, समय निकल जाएगा तो मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं। एक विशेष और मैं चीज बोलना चाहूंगा कि लॉकडाउन में बहुत सी ऐसी गृहिणियां, बहुत सी ऐसी हमारी बहनें, हमारी फ्रेंड्स जो घर में तो रेगुलर खाना बनाती थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनमें कितनी कला है खाना बनाने की। वो कला उनकी उभरी इस लॉकडाउन के दौरान। उन्होंने नई पुरानी पुरानी रेसिपीज, नई आइटम्स, बहुत कुछ ट्राई करना, या जो बनाते थे उसको और उसमें एक्सेल करना, उसमें उत्तीर्ण करना, इन्होंने बहुत कुछ किया। एक नॉर्मल स्वाली पेठा से लेकर इन्होंने रिजोटो और जाने क्या क्या चीजें बना दी। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे हम होम बेकर या होम शेफ्स के नाम से संबोधित करते हैं। मैं इन्हें सलाम करता हूं, इनके जज्बे को। बहुत सी ऐसी महिलाओं ने काम स्टार्ट किया, ये इतनी हाइजीनिक तरीके से खाना बनाती हैं, इतना टेस्टी खाना बनाती हैं कि हमारे बहुत से ग्रुप के मेंबर्स रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं करके ऐसे लोगों को ऑर्डर करना चाहते हैं जो ये काम करते हैं। इन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है और हमें अच्छा खाना भी मिलता है। GVF यानी कि हमारे गुड वेजिटेरियन फूड ने ये एक जिम्मा लिया कि हम ऐसी कुछ महिलाओं को हम प्रमोट करेंगे। हम जनरली से प्रमोशन में नहीं जाते हैं, लेकिन हम इन्हें प्रमोट करेंगे। तो हमने एक हैशटैग बनाया, GVF हम होंगे कामयाब। GVF हम होंगे कामयाब। इसमें हमने उन गृहिणियों का, उन बहनों का, उन माताओं के पोस्ट करने चालू किए जिन्होंने लॉकडाउन से ही ऐसे काम घर से चालू करने किए थे, शुरू किए थे। कुछ लोगों को बहुत सक्सेस मिली। उनका जब फीडबैक आया, उन्होंने कहा कि आपके ग्रुप के वजह से, आपके ग्रुप के पोस्ट से बहुत लोग हमसे संपर्क साध रहे हैं, बना रहे हैं, हमारे चीजें ले रहे हैं। हमें बहुत तसल्ली मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें उनके जज्बे को सलाम है कि वो इतना जो एफर्ट डाल के खाना बनाते हैं और इतना स्वादिष्ट और घर के हाइजीनिक वातावरण में। मैंने हमारे जो एडमिन है देवाशीष कोठारी जी, उन्होंने कहा कि हम ये सीरीज चलाएं, तो हमने बहुत से ऐसे लोगों को प्रचार किया और उन्हें क्या है, एक रिकॉग्निशन भी मिलता है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है इन्हें दिलाना। तो ये कुछ सेगमेंट्स मैंने डिस्कस किए GVF के। इसी के साथ जो है मैं आज का ये सेशन यहीं पे अभी पॉज करता हूं। बाकी मैं महेश अंकल को कहता हूं कि वो आगे का मैनेज करें।
Mahesh uncle, over to you. बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, तुमने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है। जब प्रेजेंटेशन शुरू हुआ तुमने कहा 30 मिनट के लिए बोलूंगा, तो कई लोगों का उसी समय आया कि 30 मिनट बहुत कम होगा मुझे, तब मैंने यही कहा कि मेरा विचार है कि बहुत से लोग के बहुत क्वेश्चंस होंगे, इसलिए हम लोगों ने 30 मिनट ही रखा है। लेकिन अब 30 मिनट से काफी ज्यादा समय हो गया है, और लेकिन सही बात यही है, मन कर रहा है कि सुने और सुने और सुने। जैसे कि तुमने होम गृहिणियों के बारे में बताया, उसमें से कुछ एक चीजें बताते और डिटेल्स में थोड़ा सा तो अच्छा रहता, लेकिन सही बात है समय की भी एक सीमा है। कई एक चीजें हैं, कई लोगों ने प्रश्न भी पूछना चाहा, कई बताना भी चाहते हैं। झुनझुनवाला जी, श्री अनूप जी गाड़ोदिया को अनम्यूट कीजिए। अनूप जी गाड़ोदिया ने कहा कि समोसा और सिंघाड़ा ये एक चीज नहीं है, दोनों अलग चीज है। तो अब ये दोनों अलग अलग चीज कैसे हैं और क्या है दोनों में डिफरेंस, ये थोड़ा सा अनूप जी गाड़ोदिया से समझते हैं। अनूप जी गाड़ोदिया, अपने आप को अनम्यूट करें और जरा सा बताएं समोसा और सिंघाड़ा क्यों अलग अलग है और क्या दोनों में डिफरेंस है। अनूप जी। हाँ अनूप जी बोलिए, अपना वीडियो भी चालू कर ले तो अच्छा, हम लोग पहचान भी पाएंगे। नहीं, आवाज ठीक आ रही है? आवाज एकदम ठीक आ रही है। वीडियो नहीं करके आंख सूजी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए समोसा में और सिंघाड़ा में क्या फर्क है? अच्छा, अभी आशीष जी के सामने मुंह खोलना अपराध है, क्योंकि इन्होंने मुंह में बहुत ज्यादा पानी भर दिया है। मेरा ये कहना है कि भारत के किसी भी कोने में जाइए, बूंदिया और समोसा या सिंघाड़ा अलग अलग रूप में भारत के हर हिस्से में आपको मिल जाएगा, छोटी जगह बड़ी जगह। ये समोसा वर्ड काफी पुराना है, नजीर अकबराबादी की कविताओं में भी संबोसा नाम से आया है। तो उसके रूप तो सैकड़ों साल में बदलते गए होंगे, लेकिन बंगाल में आके समोसा और सिंघाड़ा, और जगह एक ही नाम है इसका समोसा, यहाँ दो हो जाते हैं। दोनों में बेसिक फर्क यह है कि समोसा उबले हुए आलू से बनता है और उसके ऊपर जो मैदे की लेयर है वो थोड़ी मोटी होती है, और सिंघाड़ा ये लोग छिलके समेत आलू को काट के और मैदे की पतली लेयर के साथ, और उसकी सिकाई भी कुछ कम करते हैं। यही बेसिक फर्क है। वाह, क्या सूक्ष्मता से आपने देखा है। हाँ आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जो बंगाली सिंघाड़ा होता है उसमें ज्यादातर करके मूंगफली यानी कि चीना बादाम, और सीजन जब होता है तो उसमें गोभी। और बेसिक और एक डिफरेंस है कि बंगाली सिंघाड़ा हल्का सा मिठास रहती है उसमें, हल्की सी, जो कि समोसे में नहीं रहती है, सब बहुत जाली रहता है, ये एक डिफरेंस रहता है। आगे झुनझुनवाला जी, श्रीमती मधु रुंगटा को अनम्यूट कीजिए, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। मधु जी रुंगटा, आप अपना प्रश्न पूछिए। अब पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर प्रश्न पूछिए। मधु रुंगटा। मधु रुंगटा दिखाई नहीं दे रहा। उनका हाथ उठाया हुआ है डिजिटली। हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ। मधु जी आप अनम्यूट कर लें, अपना वीडियो शुरू कर लें। मधु जी अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो चालू कर सके तो वीडियो भी चालू करें, और कर अपना प्रश्न जो भी जिज्ञासा है जरा करें। मधु जी नहीं कर पा रही हैं। अपने उमेश जी मेहता पे आते हैं, इनको कुछ पूछना था। उमेश जी मेहता को अनम्यूट कर लीजिए। वो खुद कर सकते हैं, मैंने इनेबल कर दिया है।
हाँ जी उमेश जी पूछिए। सबसे पहले तो सुतांजलि को बहुत शुभकामनाएं। इस डिप्रेशन के दौर में आप खुशियां ले आते हैं रविवार की सुबह। आशीष जी आपने बहुत अच्छा कहा। गुलाबी चाय कश्मीरी से होते होते और वी शैल ओवरकम, GVF वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। एक यात्रा जर्नी रही जो बहुत ही सुखद रही, और जैसे अभी कहा कि मुंह में पानी आ गया, तो सच बात रही। मैं दिल्ली से हूं, दिमाग मेरा दिल्ली में है लेकिन दिल मेरा कलकत्ता है। अपना यंग एज का बहुत सा टाइम मैंने कलकत्ते में गुजारा, और अड्डेबाजी आपने ठीक कहा। ये जो आप खोज करते हैं ये बहुत सकारात्मक होती है। माजी से मिलना, पास्ट से बातें करना और उसमें से कुछ निकाल करके वर्तमान को देना, ये एक सरल कार्य नहीं है। आप पारसी धर्मशाला से रोज निकलते हैं जो 1936 में बनी थी, शायद किसी ने भी गौर नहीं किया होगा कि इसके ऊपर पत्थर क्या लगा हुआ है, लेकिन उस पारसी धर्मशाला में जो पत्थर लगे हैं वो भी चाहते हैं कि कोई आके उनके पास बैठे और उनका दुख दर्द पूछे। कई पार्क स्ट्रीट के मोड़ से मुड़ते हुए जाइए, कुछ चीजें हम जहन में आएंगी। और आपने ऐसे पुरानी चीजें बताई, तो सचमुच हम आज व्यवस्था में बहुत भागा दौड़ी में जाते जाते उन चीजों को भूल रहे हैं। लेकिन कभी आप उस दुकान की जो जिक्र कर रहे थे कि उसमें भी फर्नीचर टेबल पुरानी है, तो महसूस कीजिए कि उसमें बैठ के आपको कैसा लगता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस या मेघनाथ शाह है, तो क्या महसूस नहीं होता आपको कि मेज पे या कुर्सी पे मैं हूँ, उसमें महान लोग बैठे। वो भावनात्मक पहलू है, महसूस करें या नहीं करें कोई बात, लेकिन अगर आप महसूस करते हैं तो आप समाज में एक सकारात्मकता उत्पन्न करते हैं, लोगों में सकारात्मकता आगे प्रेषित करते हैं। हम भी दिल्ली में जाते हैं इस तरह से कई बार, लेकिन बहुत से लोग सहयोग देते हैं। बहुत से लोग आज की मैं चलो घर बैठ के कंप्यूटर पर कुछ देखेंगे या पिक्चर देखेंगे, मतलब उसमें नहीं। लेकिन कलकत्ते में बहुत सी चीजें हैं। जैसे मैं सोदपुर चाय पीने जाता था अक्सर, श्री रामपुर की लूची पूरी अक्सर खाने का बड़ा मन करता था, तो लोकल ट्रेन में बैठे और चल दिए। या किसी को समय की कोई दिक्कत नहीं थी, हाथ पैर मजबूत थे तो दौड़ के भाग गए। अब कभी आता हूँ तो महेश जी के साथ एक दिन जरूर गुजारता हूँ। इनके पास कई बार ये बहुत तकलीफ में होते हैं या स्वस्थ नहीं होते, तो बड़े हाथ जोड़ के विनय करता हूँ कि महेश जी भाई थोड़ा वक्त तो एक दिन शाम गुजारने दीजिए, तो हम मेरे लिए महीनों के लिए सुखद अनुभूतियां लेके आएगी। ये महसूस करने की बात। और आज जैसे से आपकी यात्रा में तान चलता गया, मुझे लगा कि मैं पास्ट में जाता है। बहुत अच्छा करा। अब कलकत्ता की सड़कों में भद्र पुरुष मिलते जो कि छतरी लेके और वो धोती वो चुन्नट वाली पहन करके कुर्ते वाले निकलते हैं, वो नहीं मिलते। टीपू सुल्तान मस्जिद में कश्मीरी चाय मैंने कई बार पी है, मैं यहाँ भी पी और पड़ोस के मुल्क में भी जाके पिया, कमाल की चाय। तो आपको साधुवाद, आपने बहुत अच्छा करा। और सिंगाड़े का और समोसे का मुझे आज ये, मैं कई बार सोचता था कि कई बार मैं बंगाल में खाता हूँ सिंगाड़ा समोसा, तो उसमें आलू में मतलब वो फीका होता है थोड़ा, जैसे अभी उन्होंने कहा। और मुझे भी खाने का शौक है और मैं शुद्धतः शाकाहारी हूँ। प्याज भी बड़ी मुश्किल से टच कर पाता हूँ, और लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छी जगह खाना मिलता हो। और जिन टक शॉप्स का आपने जिक्र किया, आपने ये बड़ा अच्छा कहा कि हाइजीन भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इन लोगों को थोड़ा सा हम हाइजीन और सिखा सकें, थोड़ा सा हाइजीन हम और सिखा सके, तो शायद हम बहुत कुछ कर सकेंगे। पुनः आपको साधुवाद। और महेश जी कलकत्ता कब बुला रहे हैं? हम तो अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं, अपना घर खोलकर बैठे हैं, कोई आए। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, जो जब आना चाहे आ सकता है। मेरे विचार से आशीष को जितना अच्छा कमेंट्स आपने दिया है, जितनी अच्छी बताई है, और कोई आशीष कुछ बोलना चाहते हैं इसके बाद? जिस प्रकार से आशीष ने बताया, GVF के डायरेक्टर और फाउंडर
देवाशीष कोठारी भी जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। पहले आशीष। मेहता जी, मैं देख पा रहा हूं कि हमारे जो फाउंडर हैं देवाशीष कोठारी भैया, तो वो लिख रहे हैं कि दिल्ली का मतलब पुरानी दिल्ली ही है। और मैं वहीं रहा हूँ और 100 साल पुराना हमारा वहाँ मकान है जी, 120 साल पुराना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब देवाशीष भैया के इनका जो ससुराल है वो दिल्ली में है, तो ये अक्सर चक्कर काटते 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 वो उस जगह का पूरा इन्हें नॉलेज हो गया है। तो मैं आपको एक लिस्ट जरूर महेश अंकल को दूंगा, जिसमें करीब 25-30 वहां के खोमचे वाले हॉकर्स की जगह है। शायद आप गए भी होंगे बहुत जगह। हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी उस। जी। बस एक ही दिक्कत होती है कि कई बार हम हाइजीन से है ना थोड़ा पिछड़ जाते हैं। जी, झुनझुनवाला जी, देवाशीष जी कोठारी को अनम्यूट कीजिए। देवाश जी कोठारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर उनके लिए संभव है तो अपना वीडियो भी चालू करें। हाँ, मुझे ये दिल्ली के बारे में जब वो बोल रहे थे तो बोलूं, मेरा ससुराल पुरानी दिल्ली में ही है। 250 साल पुराना, वो लोग 250-300 साल से वो लोग वहाँ हैं। तो पुरानी दिल्ली की जो चाट है और उनकी जो खान पीन है, उसके कोई मुकाबला ही नहीं है। पुरानी दिल्ली में माने खान पीन के बारे में क्या बताऊं। मीन्स दिल्ली जाना मतलब है एक दिन तो टाइम निकालो दिन भर खाने के लिए। दिल्ली में पहाड़गंज में ऐसी जगह है जहाँ पर गीली कुलचे मिलते हैं, गीली कुलचे मिलते हैं। वो जगह का नाम हमको एग्जैक्ट पता नहीं, वो गली है, वो गली के अंदर में मिलते हैं गली कुल। वहां पर भूर भूर समोसा मिलता है, वो सूखा समोसा जो वो कोई जगह इंडिया में ही नहीं बनता है। वो पूरा दाल की मिलती है, वो भूर भूर समोसा। अब समोसा सिंघाड़ा का बात हुआ तो मैं ऐड कर रहा हूँ, दिल्ली का ये स्पेशलिटी है। वो एक ही जगह मिलती है दिल्ली, और कोई जगह नहीं मिलती है वो पर। उसके बाद में जैसे सीताराम की बेड़मी कचौड़ी, उसके बाद में आप काका हट्टी की पनीर कुलचा, पनीर रोटी, और उसकी कोई मुकाबला ही नहीं है। वो पूरा आप पूरा महीने भर में जितना मक्खन खाते हो वो उसमें डाल देंगे। उसके बाद में अब जैसे जो ओल्ड दिल्ली के जो कंचे लेमन है, वो इंडिया में कोई जगह नहीं मिलता है। वो उसका मुकाबला आप कर ही नहीं सकते हो, उसका कंचे लेमन का। वही दिल्ली की बात है, पुरानी दिल्ली की बात है। आपको पता होगा क्या नहीं पता नहीं, आपको बोलेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये करीम है ना, जो पूरा नॉनवेज है, करीम पूरा नॉनवेज है। वो मुगलों के खनसामा बोलते हैं वो लोग थे। तो हम उनके शॉप के सामने से समझ लीजिए 10 साल 12 साल पैदल जाते थे। तो वो हमको पूछते थे, आप खड़ा होकर देखते हो और फिर चले जाते। तो ऑब्जर्व करते 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 एक दिन बोला, आपको प्रॉब्लम क्या है? हम बोले, सर आप नॉनवेज हो पूरा, हम पूरा वेजिटेरियन है। आपको पता है क्या? पता नहीं। वो पूरा अलग से नया बर्तन में मेरे लिए वेजिटेरियन अलग से बाहर बनाए, बाहर खड़े होके हम बोले खाएंगे। फिर अंदर बैठे नहीं, बगल में कोई के शॉप में बैठा के हमको पूरा वेजिटेरियन पूरा मुगल खाना खिलाए थे। और फिर बोले थे, सर कृपया करके आप करीम के नाम से ये पोस्ट मत करिएगा, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन अब वो एक दाल बनाने लगे हैं। मैं अक्सर मित्र आते हैं तो ले जाता हूं उनको, और कुछ परिचित भी हैं। तो मेरे लिए वो एक मिनट उमेश जी, 1 मिनट। झुनझुनवाला जी, मुझको लगता है श्री गोपाल जी डाको भी अनम्यूट कीजिए। वो भी दिल्ली में काफी जमाने से रहे हैं, और देवाशीष जी की बात सुनकर बहुत मुस्कुराए। हमको लगता है वो भी कुछ करने के लिए, सुनने के लिए बेताब होंगे। तो उनको अनम्यूट करके छोड़ दीजिए ताकि वो जब भी बोलना चाहे कुछ बोल सके। हाँ उमेश जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? तो वो बनाते हैं और बना करके ना देते हैं। अब उन्होंने वेस्ट शुरू करा है। मेरे यहाँ जब भी कोई विदेश से आता है या जो नॉनवेज खाते हैं, मैं उन्हें ले जाता हूँ। तो मेरे लिए अलग से एक वो कोक डाइट, और वो दाल, और वो एक वो जो रोटी होती है उनकी वैसी खमीरी। तो वो सर हमको 11 तरह के खाना खिलाए थे वो लोग। हाँ, वो बनाते हैं वो अलग से। लेकिन करीम का जो फेमस है वो नॉनवेज के कारण। अब जैसे चांदनी चौक की जो वो दौलत की चाट है, वो आपको नौगरा के बाहर जो बेचता है उसके जैसे कोई नहीं बनाता है। कोई नहीं बनाता, और वो वो अभी भी है। अब जैसे वो विंटर में वो जो ठेले में जो वो नान कटाई बेचता है, वो गरम गरम, वो जो नौगरा के बाजू में बनाता है, उसकी कोई मुकाबला ही नहीं है। नान कटाई वाले बहुत कम रह गए हैं। हाँ। और नौगरा का पता नहीं, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। सेंट स्टीफन कॉलेज वहीं था। हाँ, आपका दिल्ली में कहाँ है? आपके ससुराल में उनका मकान? नौगरा में ही है।
नौगरा में हमारा घर, वो हिस्टोरिकल मकानी है, वो पिक्चर का शूटिंग वूटिंग सब होता है उसमें। सब उसमें होता है। हाँ क्या हाँ, ढाका जी तो बताइए, हाँ मैं सुनना चलिए। चाहूंगा। ढाका जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? ढाका जी को अनम्यूट कर दीजिए। ढाका जी आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन कलकत्ते में भी खाने का ढाका बहुत जी सुख अपने है। आप को अनम्यूट करने के बजाय हमको लगता है गलती से लॉग आउट कर गए हैं। लॉग आउट शायद, ओहो गलती से लॉग आउट हो हाँ, गए। गलती से लॉग आउट हो गए लगता है। ठीक है, 1 मिनट देख क्योंकि लेते हैं, अगर वो आ जाएंगे। तिवारी ये का आ गए। हाँ, अभी भी ढाका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। हाँ आ गए, ठीक, मैं चाहूंगा सुनना। अनम्यूट, झुनझुनवाला जी अनम्यूट किया आपने? आप झुनझुनवाला जी आप भी म्यूटेड हैं। हाँ म्यूटेड है हाँ, शायद। मैं रुंगटा जी को करूंगा अनम्यूट। नहीं, श्री गोपाल जी डागा। ओ श्री गोपाल जी डागा, एक सेकंड, वो खुद भी कर सकते हैं, मैं फिर भी कर देता हूँ, चलिए। नहीं, श्री गोपाल जी डागा को कीजिए। हाँ अब हो गया। हाँ, डागा जी आप अनम्यूटेड हो गए, बोलिए। दिल्ली की गलियों के बारे में बात की है उन्होंने, तो फतेहपुर की गली, फतेहपुरिया की जो गली है दिल्ली में, वो पुराने दिल्ली स्टेशन के पास फतेह, जी हाँ, उसमें तो वो भरमार है चाट की दुकानों की, और एक से एक, और कितनी पुरानी दुकानें हैं, और साफ सुथरा तो आप जैसे चाहते हैं वो नहीं होगा, लेकिन साफ सुथरा ही समझिए आप, उससे बढ़िया कोई दुकानें, गोल हट्टी है, काकेरी हट्टी है, ज्ञानी दी हट्टी है, ये सब इतनी पुरानी दुकानें, वहां पनीर मिलते, 3 पनीर की दुकानें हैं, ऐसा पनीर आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ बात ठीक है आपकी। और ज्ञानी दी हट्टी तो अब वो इंटरनेशनल वेंचर बन गए हैं। वो हट्टी अभी पुरानी है उसी हम तरीके लोग से। तब से जा रहे हैं वहाँ, और 50 साल फतेहपुरी की जो गलियां हैं, साथ में मेघा जलवाई आगे जो साहब, चाट वगैरह, चाट की चाइना इतनी नाम की जो दुकानें हैं। दुकान है, जो मिठाई की, वो शायद 150 साल पुरानी है। तो हम भी और वहाँ तो लोग जाते हैं दूध और जलेबी खाने रात को। जो जलेबी खाने। अभी कोरोना का समय है इसलिए तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोठारी जी को यही कहूंगा कि कोठारी जी, मेहता जी और डागा जी, इन तीनों का मिला करके एक दिल्ली चाट यात्रा करके एक स्पेशल यात्रा प्रोग्राम करना। जरूर, मैं तैयार हूँ, जब भी चलेंगे मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी कोरोना में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अभी कोरोना के समय तो संभव नहीं है, लेकिन कोरोना के बाद ही यात्रा करनी जरूरी है। खैर जो भी है, अब हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैं श्री आशीष करनानी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने इतने अच्छे ढंग से और इतना कुछ बताया, और जिस प्रकार से बताया, इतना कुछ बताया, उससे यह भी समझ में आ रहा है कि जो बताया, जिसको कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग के लिए, बहुत कुछ तो बना छूट ही गया। तो इसके लिए सबसे बढ़िया यही होगा कि फेसबुक के अंदर में गुड वेजिटेरियन फूड, उसके अंदर में जाकर गुड वेजिटेरियन फूड, इसके नाम से मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आप बाकी अपनी क्या तरीका है आशीष मेंबर बनने का? आप फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे जाकर सिर्फ टाइप करिए गुड वेजिटेरियन फूड ऑफ कैलकाटा, गुड वेजिटेरियन फूड ऑफ कैलकाटा। आपको कैलकाटा, क्योंकि हम पुराने कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, उसमें हम 1 लाख से ऊपर मेंबर हैं, आपको वहां दिखाएगा। आप उसमें ज्वाइन का रिक्वेस्ट दीजिए, हमारा एडमिन पैनल आपको लेगा। आप हमारे पोस्ट्स को एंजॉय करिए, आप भी पोस्ट करिए, इंफॉर्मेशन शेयर, आदान प्रदान करिए। यही हम चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है ग्रुप का। आप इसको बढ़ाते रहिए। वेजिटेरियन फूड का जो इस समय हो रहा है पूरे विश्व में जी, और लोग इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जी। किसी दूसरे के फूड के बारे में कहना वो ऐसा नहीं होता कि नॉनवेज ठीक नहीं जी। इसको लेने से ये देखा गया है कि स्वच्छता मनुष्य में ज्यादा रहती है वेजिटेरियन फूड से। जी, और पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूंगा कि कैलकाटा में ये ग्रुप 2008 में देवाशीष कोठारी भैया ने फॉर्म किया। उनका मेन उद्देश्य यही था कि वेजिटेरियनिज्म के अंदर में कितनी वैरायटीज हैं ये लोगों को बताना। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उनको हर साल यही कहता हूँ कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे इस परिवार से मिलाया
मुझे ऐसे लोग जो हर वॉक ऑफ लाइफ से हैं, कोई जज है, कोई आईपीएस है, कोई बैंकर है, कोई बिजनेस करता है, अलग सर्विस क्लास के हर वर्ग के लोग हमसे जुड़े हैं। और हमारी विशेषता ये है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे वो 50 रुपए का फूड वॉक हो या 1000 रुपए का कहीं खाना। हम चाहते हैं कि सब जुड़े। हम अपने मीट्स का जो एक ये है कॉस्ट, वो इतना मिनिमम रखते हैं कि सब जुड़ सके हमसे। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर मुझे 30 सेकंड दे तो मैं वेजिटेरियन पे छोटा सा एक अनुभव साझा करना चाहूंगा। हमारे परिवार में कुछ लोग पंजाब से भी हैं, तो एक विवाह समारोह में। आपकी आवाज कुछ धीरे हो गई है उमेश जी। अब ठीक आ रही है? हाँ। तो वो विवाह समारोह में था, तो विवाह में जो हलवाई थे वो आए नहीं। अब उनके यहाँ भोजन में प्याज लहसुन वगैरह सब आता है, तो हमने अपना हलवाई भेजा, तो उसकी ये शर्त हुई, मजबूरी थी कि मैं प्याज लहसुन नहीं बनाऊंगा। हम तो उस तरह के वेजिटेरियन है, हमारे घर में नहीं बनता ये। तो बड़े आखिर में मन मार के उन्होंने कहा ठीक है, मजबूरी है, कोई मिल नहीं रहा। और वो हलवाई बाजार सीताराम का इतना फेमस है कि अब तो गुजर गए वो, लेकिन उनकी बुकिंग 1-1 साल पहले होती थी। और उन्होंने भोजन बनाया, तो आप विश्वास कीजिए वो भोजन इतना स्वादिष्ट लगा कि उसके बाद में अगले 10 वर्ष तक उनके यहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ वो ही गए, और नो प्याज नो लहसुन। मतलब अगर आप अच्छी चीज दें तो ऐसा नहीं कि लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें पता तो लगे ना। जैसे आपने पारसी खाने की बात की, हमारे दिल्ली गेट पे एक पारसी अंजुमन वो कहते हैं, और वो खाना जरा थोड़ा सा मुश्किल से देते हैं। हमारा शौक है, हम चले जाते हैं कभी लंच में। तो ये जरूर है कि आपको क्या चीज मिलती है और उसे आप स्वीकार कैसे करें। आशीष ने एक बात और बताई थी जो कि मुझे पता नहीं था जब बातचीत हो रहा, कि इसके अलावा वो कुछ फिलैंथ्रोपी का काम भी करते हैं इसके अंदर से। अरे वाह जी। हाँ, इसके बारे में चर्चा निकला समय नहीं था, मुझसे पर्सनल बात ही तो उन्हें बताया, थोड़ा सा उसके बारे में 30 सेकंड में बताऊंगा कि हम कुछ एक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जहाँ पे, क्योंकि हम फूड ग्रुप हैं, तो हम वहाँ पे ऐसा कभी कभार मीट करते हैं कि जैसे एक साउथ इंडियन खोमचे वाले को हम ले गए, वो वहाँ पे इडली बड़ा बिल्कुल इसका आयोजन कर लिया, गरम गरम बड़ा उसने वहाँ पे तला, चटनी सांबर रहती है। जैसे कि अंध आश्रम में हमने ये किया था, तो वहाँ के बच्चों को, इनमेट्स को, वहाँ के अधिकारियों को इतना पसंद आया। ब्लेसिंग्स तो मिलती ही हैं, हम भी बहुत एंजॉय करते हैं, हम उनके साथ बैठ के खाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी और भी, ये एक फूड के कार्य है, और भी बहुत से कार्य हैं जो हमारे एडमिन गुजारिश करते हैं लोगों से, तो लोग आगे आते हैं करने के लिए अपने अपने पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से। देखिए, रायता अगर आप सकोरे में पिएंगे, कितने भी बड़े होटल में जा करके वो प्लेट में और उसमें रख करके, मुझे रायते में मजा नहीं आता, लेकिन सकोरे में और पत्तल पे वो सब्जी, उसकी सीताफल की खट्टी मीठी सब्जी और गरम गरम पूरी आते हुए, वो जो स्वाद मुझे आता है, क्योंकि आपने पुरानी दिल्ली की बात कही और हम वहीं थे, वो स्वाद कहीं नहीं मिलता। अभी जीवीएफ की एक मेंबर है मीनाक्षी जी, उन्होंने मुझे बताया है कि सबों को लिखा है कि जीवीएफ ने बनारस के अंदर में भी फूड वॉक आयोजन किया था। अरे वाह आशीष, बनारस तो काफी लोग जाते रहते होंगे। मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर मैं बनारस के बारे में बोलने लगा तो मैं करीब 3 से 4 घंटे तक उसकी व्याख्या करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मुझे ये अवसर हमारे एडमिन ने दिया कि चलो आशीष हम सबको घुमाओ, तो हम काफी मेंबर्स गए थे। बनारस में हमारे ऑफिस के नीचे ही वो समोसे वाले समोसे बनाते हैं, वो छिलके वाले ही बनाते हैं, छिलके वाले। अच्छा करके जी, बनारस के ऊपर एक अलग से कार्यक्रम कर लेंगे कभी जी, कभी अलग से सावन के मौसम में करें। सावन के मौसम में तो उनको लगता है वहां परिस्थिति अलग ही हो जाती होगी, वहां पर जाया नहीं जा सकेगा। अब थोड़ा अलग से करना होगा। लेकिन एक समय था कि गंगा मैया गदौलिया तक आ जाती थी। जी जी, बनारस आप लोग सबों का, हाँ, बनारस एक्चुअली एक एहसास है, और वो एहसास ही है और कुछ नहीं। और लोग कहते हैं कि इतिहास से पुराना इसका इतिहास है। जी जी, कार्यक्रम समाप्त होने के पहले मैं देवाशीष भैया को तो धन्यवाद देना ही चाहूंगा, महेश अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे जरूरी धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी धर्मपत्नी मीनाक्षी का, जो इतने साल से मुझे
मैं बिना बोले भी चला जाता हूँ। ऑर्गेनाइज करने में भी काफी समय लग जाता है, दोस्त यारों के साथ अड्डा भी मारता हूँ GVF के। तो वो इन सब चीजों को समझ के अपना ठीक रहती है मेरे साथ में सब। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सबका धन्यवाद। इस बार अगर मैं कलकत्ता आया तो शायद अगर प्रभु ने चाहा तो आपसे मुलाकात हो। जरूर जरूर। ये आशीष का ही काम है कि मीनू ने घर की रसोई चालू की थी, मीनू की रसोई के नाम से, तो इसके अंदर में आशीष का ही हाथ था। इसी ने बोल बोल के चालू करवाया और लोगों को बताया, और आज ये पोजीशन है कि उसको समय नहीं मिलता है। मैं बोलता हूँ कि भी मुझको भी कुछ खाने को दे दो। चलिए, आप लोग सबका फिर से एक बार बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने जिस प्रकार से आज उपस्थित होकर के मेरा और खासकर GVF आशीष जी का और GVF का मान बढ़ाया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम फिर से मिलेंगे फिर कभी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब।